2026 में अमीर कैसे बने? जो लोग समझदारी से और बैलेंस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैबिट्स को बनाएंगे, वो ज़िंदगी में अमीर ज़रूर बनेंगे। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है? सेविंग वो है जो आप अपने इनकम से खर्चा करने के बाद बचाते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आम जो है मिडिल क्लास बंदे को पैसे लगाने चाहिए या स्टॉक्स में लगाने चाहिए? तो स्टॉक्स में वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी स्टॉक्स की समझ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे। जो स्टॉक्स को चूज़ करना, एनालिसिस करना जानते हैं। सोना और चांदी में पैसा लगाना चाहिए या आपको क्या लगता है अभी तक के हिसाब से, या फिर रियल एस्टेट में? रियल एस्टेट में या किसी भी एसेट क्लास में आपको वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जिस एसेट क्लास को आप अच्छे से समझते हैं, या फिर आपके पास में बहुत अच्छे रिलायबल एडवाइजर्स हैं। ज्वेलरी खरीदना अच्छा है कि बिस्किट खरीदना अच्छा है? वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सोना इंडिया में है। हाउस वाइफ्स के लिए आप बताइए, हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल। या तो वो कोई बहुत छोटा सा अपना कुछ कमा रही हैं, या फिर वो घर खर्च किससे जो पैसे बचाए हुए हैं उनसे इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो क्या वो भी इन्वेस्ट कर सकती हैं? बिल्कुल, के पास लंबा होराइजन है और 10 साल के करीब का होराइजन है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा इस सारे पैसे को किसी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की तरफ डायरेक्ट करें। अगर कोई अपने 20s में है, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट का मुझे बताइए। इन्वेस्टमेंट इतना मत कीजिए कि आपका लाइफस्टाइल उससे बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हो। दोस्तों नमस्ते, मैं पारुल। स्वागत है आपका हमारे जो ये मिनी पॉडकास्ट की हमने सीरीज की है फाइनेंसेस के लिए, इसमें आपका फिर से स्वागत है। और हमारे गेस्ट मिस्टर रोहित खुराना जी हमारे साथ हैं फिर से, और इनसे हम बात करने वाले हैं आज हम सोने और चांदी के बारे में। तो आपको याद होगा, आपने कभी सुना होगा रोहित जी, पंकज उधास जी का एक गीत है, बड़ा फेमस हुआ था कभी, मुझे लगता है वो 80s में, कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है, गोरी बाकी सब कंगाल। तो मुझे लगता है आज के टाइम के लिए वो गाना सही लिखा गया था, बिल्कुल, जिसके समय से बहुत पहले का, मतलब बहुत दूरदृष्टि थी उस गाने के लिखने वाले की, है ना। तो जिसने सही टाइम पे, अब से कुछ टाइम पहले सोने और चांदी में इन्वेस्ट कर दिया है, तो उनकी तो इस टाइम बल्ले बल्ले है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा। जी जी। मैं इन दोनों एसेट क्लासेस को पसंद करता हूँ जी। बट पर्सपेक्टिव देना बहुत ज़रूरी है कि हमें ना ऐसा लगता है कि कोई चीज़ अगर 1-1.5 साल में डबल हो गई तो हमें लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया एसेट क्लास है। हाँ। बट इसमें एक कुछ नुआंसेस हैं या कुछ ऐसे फाइनर चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम किसी भी एसेट क्लास को देख रहे हैं, वो सोना हो, चांदी हो, प्रॉपर्टी हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, आप ना थोड़ा सा बिगर पिक्चर देखिए। अच्छा। आपने सपोज सोने में आज से 5 से 10 साल का होराइजन पकड़ लीजिए और फिर उसे कंपेयर कीजिए आपस में किसी भी चीज़ के साथ। तो अगर आप 10 साल का एक कॉन्सेप्ट होता है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, उस पर मैंने अपना आम आदमी फाइनेंस पे एक वीडियो भी बनाया है। तो वो ऐसा होता है, जैसे हमने कंपाउंडिंग की बात करी थी ना, कि आप 12% पे पैसा अगर आपका कंपाउंड होता है तो वो 6 साल में डबल हो जाएगा। लेकिन हमें मेंटली लगता है कि वो 72 रुपये मिलेगा ब्याज हमें 100 रुपये पे, लेकिन वो 100 का 200 हो जाता है, 100 रुपये ब्याज बन जाता है, क्योंकि चक्रवृद्धि। तो ऐसा ही ना, जब हम कोई चीज़ देखते हैं कि 3 साल में डबल हो गई या 5 साल में डबल हो गई, तो जब हम उसका रेट निकालेंगे, एक्चुअल CAGR कैलकुलेटर फ्री मिल जाते हैं इंटरनेट पे। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि सपोज सोना आज से 10 साल पहले सपोज 30,000 रुपये का 1 तोला था, आज 1,30,000 का है। तो उसमें आप कंपाउंडिंग जो CAGR कैलकुलेटर है उसमें डालिए इनिशियल वैल्यू 30,000, फाइनल वैल्यू 1,30,000, टाइम डालिए 10 साल का, तो उसका वो आपको बताएगा कि हर साल वो कितना बढ़ा। अच्छा। तो अगर आप सोने का 15 साल का निकालेंगे तो वो कुछ 12% के आसपास बढ़ा है। उस 12 में से लगभग 70% वो पिछले साल में बढ़ा है। वही तो। ठीक है। तो वो लगभग इस 10 साल में 4 गुना हुआ है। हाँ। लेकिन हर साल 12% बढ़ा है। हर साल। लेकिन वो हर साल बराबर नहीं बढ़ा। अच्छा। कुछ साल ऐसे भी थे जहाँ वो बढ़ा ही नहीं, कुछ साल ऐसे थे जहाँ पे वो 5% बढ़ा, और एक साल ऐसा आया जिसमें वो 70% बढ़ गया। लेकिन कुल मिला के तो फिर भी रोहित जी, मतलब सोना मुझे लगता है, क्योंकि हम जैसे सुनते हैं ना अपने बड़ों से कि 1970s में जो है 2 क्विंटल गेहूं के बदले में 10 ग्राम सोना
हाँ 10 ही ग्राम आ जाता था एक तोला, तो वो बढ़ा तो है ही, बिल्कुल बढ़ा है। 2 क्विंटल हो गया लगभग 200 किलो। हाँ यस, एक क्विंटल 100 किलो। यस, हाँ 1 क्विंटल 100 किलो का होता है। तो उस हिसाब से तो सोना बहुत अप्रिशिएट, 13 गुना अप्रिशिएट हो गया वीट के अगेंस्ट। एनीवे मैं इस कंपैरिजन में नहीं जाता, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप पर्सपेक्टिव में देखिए। सपोज किसी ने कोई ज़मीन खरीदी थी आज से 10 साल पहले, जहाँ भी आप रहते हैं उसके आसपास में कोई ज़मीन खरीदी, तो 10 साल में शायद वो भी 4 गुना हो गई होगी, है ना। सोना भी 4 गुना हो गया। तो अगर 10 साल पहले किसी ने कोई म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, उसका भी शायद 3-4 गुना हो गया होगा, और गोल्ड भी लगभग 3-4 गुना हो गया। लेकिन क्या होता है कि कुछ एसेट क्लास ऐसे होते हैं, जैसे कि उन हर एसेट क्लास का ना चलने का एक तरीका होता है। तो गोल्ड जो है वो बहुत अच्छा एसेट क्लास है। मतलब मैं पर्सनली भी गोल्ड में अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करके रखता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं गोल्ड में बिलीव नहीं करता। सिल्वर में भी लगभग उतनी ही बढ़त हुई है जितनी सोने में हुई है, थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन पिछले 1 साल में वो डबल से ज़्यादा हुआ है। सोना 70% बढ़ा है। चांदी नया सोना होने जा रही है ऐसे लग रहा है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा आज जब हम ये बात कर रहे हैं दिसंबर 2025 में, पर्सपेक्टिव इसलिए देख रहा हूँ कि दे रहा हूँ आपको, क्योंकि कुछ लोग ये वीडियो शायद आज से 2 महीने या 6 महीने बाद देखेंगे, तब हो सकता है चीज़ें पलट गई हों। हो सकता है कि सिल्वर और ऊपर चला जाए या सिल्वर नीचे आ जाए, गोल्ड ऊपर चला जाए, कुछ नहीं पता। फ्यूचर मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो आज जो हमें दिख रहा है फिनोमिना वो ये है कि कई बार बहुत समय तक कोई चीज़ अगर नहीं चलती है तो कैचअप करने के लिए एकदम से चल जाती है। ऐसा हमने रियल एस्टेट में देखा। आपने अगर नोटिस किया हो कि रियल एस्टेट में 2006-07 में एक बार तेज़ी आई थी जो 2012-13 तक चली थी। फिर 2013 से लेके 19-20 तक मार्केट ज़्यादा नहीं चली। उसमें डिमोनेटाइजेशन भी आया, जीएसटी भी आया, कोविड भी आया। कोविड के समय पे प्रॉपर्टीज़ बहुत सस्ते में मिल रही थी। जिन्होंने कोविड में खरीदी प्रॉपर्टीज़ वो पिछले 5-6 साल में 3 गुना हो चुकी हैं कोविड के प्राइसेस से। अगर किसी ने 1 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया 2020 के अराउंड, कोविड के लो के अराउंड, तो वो आराम से वो सब प्रॉपर्टीज़, आपने कोई मकान खरीदा हो, ज़मीन खरीदी हो, तो 3-4 करोड़ की हो गई है। तो कई बार क्या होता है कि इसको बोलते हैं लंपी रिटर्न। लंपी का मतलब है कि आपको हर साल रिटर्न नहीं मिलेगा। तो किसी ने 2013 में कोई ज़मीन खरीदी और 2020 में उसी रेट पे बेच दी, तो वो तो बोलेगा यार मेरी किस्मत फूट गई। 7 साल में कुछ पैसा नहीं मिला, इसको तो मैं एफडी में छोड़ देता तो ये शायद डबल हो जाता 6-7 साल में, मतलब 1.5 गुना हो जाता। और ऐसे कोई प्लॉट पड़ा हो तो घोंसला का घोंसला हो जाए तो और आफत है, कोई भाग के कर ले। वो तो खैर एक अलग दिक्कत है। बट अगर किसी ने वही ज़मीन 2020 में खरीदी, वो 25 में बोलेगा यार मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, 5 साल में 4 गुना हो गया, 3 गुना हो गया जी। तो वही एसेट क्लास है, लेकिन उसका जो साइकिल था एक स्टैग्नेशन का साइकिल था और एक उसमें एकदम ब्रेकआउट हो गया। गोल्ड और सिल्वर में भी यही हुआ है। और हमने हिस्टोरिकली ये देखा है कि जो एसेट क्लास एक सर्टेन पीरियड में बहुत तेज़ी से भागते हैं वो अगले कुछ साल तक धीमे धीमे चलते हैं। तो मेरे को गोल्ड एंड सिल्वर में कन्विक्शन है। सिल्वर में थोड़ा कम है क्योंकि सिल्वर में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। सिल्वर का ऐसा मिजाज है, हर एक इंस्ट्रूमेंट का ना अपना एक नेचर होता है। सिल्वर का नेचर है कि वो बहुत तेज़ी से भागता है, बहुत तेज़ी से नीचे आता है। अभी मुझे लगता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग सिल्वर को यूज़ भी करने लगे हैं आजकल, जो नई चीज़ें आ रही हैं, तो उस वजह से भी शायद सिल्वर ऊपर जा रहा होगा। सिल्वर और गोल्ड में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है, अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं बताता हूँ। जी बिल्कुल, प्लीज़ बताइए। गोल्ड जो है ना उसकी जो सप्लाई है वो काफ़ी लिमिटेड है कंपेयर टू सिल्वर। सिल्वर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, तो सिल्वर का यूजेज जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू, ज्वेलरी प्लस इंडस्ट्रियल यूज़ है। गोल्ड का जो यूज़ है वो स्टोर ऑफ वैल्यू है, ज्वेलरी भी है, इंडस्ट्रियल यूज़ सिल्वर से थोड़ा कम है। इंडस्ट्रियल यूज़ गोल्ड का भी थोड़ा बहुत होता है, सिल्वर जितना नहीं। बट सप्लाई की फॉर्म में देखेंगे तो सिल्वर की सप्लाई कई गुना ज़्यादा है गोल्ड से। मतलब हर साल कितना नया सिल्वर माइन होता है। इनफैक्ट कई ऐसे मेटल्स हैं जिनके बाय प्रोडक्ट में सिल्वर निकलता है। तो सिल्वर माइंस होती हैं, जैसे जिंक निकालते हैं तो जिंक के साथ में बाय प्रोडक्ट में सिल्वर निकलता है। तो सिल्वर की सप्लाई जो है, डिमांड सप्लाई, उसकी वजह से उसका प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। और गोल्ड क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है तो वो डिमांड सप्लाई का इक्वेशन गोल्ड के लिए बहुत अलग है। तो गोल्ड आप देखेंगे तो स्टडी बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और गिरता है तो कम गिरता है। सिल्वर तेज़ी से बढ़ता है, तेज़ी से गिरता है, और जब वो अटकता है तो गोल्ड को हम, अब एक और पर्सपेक्टिव अगर मैं आपको दूं तो अगर आप यूएस डॉलर प्राइस में देखेंगे गोल्ड को और सिल्वर को, तो सिल्वर ने जो भी जिसमें जो रेट में बढ़त हुई है
लगभग 20-30 साल से सिल्वर वहीं है यूएस डॉलर प्राइस में, और उसके बाद बढ़ा है तो सीधा एकदम से बढ़ा है। तो अगर कोई चीज़ 30 साल से उसका रेट नहीं बढ़ रहा और उसकी डिमांड बढ़ रही है तो उसका प्राइस तो बढ़ेगा। तो डिमांड सप्लाई, तो ये जो अभी फिनोमिना हमें दिख रहा है वो ये नॉर्मलाइजेशन भी इसको कहते हैं, कि कोई चीज़ कैचअप कर रही है दूसरे एसेट क्लासेस के साथ। तो अगले आने वाले साल में 2026 में सोना और चांदी में सोना और सोने में लगाना चाहिए या चांदी में लगाना चाहिए, पहले तो बताइए। देखिए, पहली चीज़ तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, एज पर सेबी गाइडलाइंस मैं आपको कोई फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस भी नहीं दे सकता। इट इज़ नॉट अलाउड कि मैं आपको बोलूँ कि आप इसमें लगाओ तो बढ़ जाएगा, उसमें लगाओ तो बढ़ जाएगा। लगा सकते हैं या आपको क्या लगता है? वो देखिए, वो आपका प्रोगेटिव है। मी बीइंग अ म्यूचुअल फंड एडवाइजर रेगुलेटेड बाय सेबी एंड एमफी गाइडलाइंस, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फॉर डाइवर्सिफिकेशन आप अलग अलग एसेट क्लासेस में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन आप ये एक्सपेक्टेशन करें कि जो पिछले 1-2 साल में हुआ है वो अगले 1-2 साल में होगा, वो गलत एक्सपेक्टेशन है। तो एक एसेट क्लास डिवीजन इस तरह से किया जाता है कि आप कौन हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत बिलीव करते हैं, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए जहां आपको गोल्ड सिल्वर का ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं जो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में ही इन्वेस्ट करते हैं, आप वहां भी पैसा लगा सकते हैं। हम आपका वो जो ना टिकर में चला देंगे यहाँ पे कि एमपी सर्टिफाइड हैं और ये मार्केट रिस्क के ऊपर है, वो पूरा चला देंगे। लेकिन आप हमें बताइए कि सोना और चांदी में पैसा लगाना चाहिए या आपको क्या लगता है अभी तक के हिसाब से, या फिर रियल एस्टेट में? देखिए, रियल एस्टेट तो एक अलग ही एसेट क्लास है, उसके बारे में भी आप चाहें तो मैं अभी विस्तार से बता सकता हूँ। हाँ, थोड़ा सा मतलब उसके बारे में भी मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, मैं ना किसी भी इन्वेस्टमेंट को उसके एसेट क्लास की फॉर्म में देखता हूँ। अच्छा, ठीक है। बहुत से लोग जिस घर में रहते हैं उसको भी इन्वेस्टमेंट समझते हैं, बट वो एक तरह से मेरे हिसाब से उसे कंजम्पशन समझना चाहिए। जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं तो आप ये सोच के नहीं खरीदते ना कि मैं 10 साल बाद इसको बेचूंगा और इसमें से पैसे कमाऊंगा। हाँ, क्योंकि आपने 10 लाख की गाड़ी खरीदी, 10 साल बाद वो 2-3 लाख रुपए की बिक जाती है। वो जो 7 लाख रुपए है उसको खर्चा मानिए। जैसे मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बोला था ना, इनकम, एक्सपेंस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। इनकम जो कमाया, एक्सपेंस जो खर्च दिया, जो खर्चा है उसको खर्चा मानिए, कंज्यूम कर लिया, खा लिया, भूल गए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं उसको आप कंजम्पशन समझिए, क्योंकि कल को आप उसको बेचेंगे भी ना तो आप बड़ा घर लेंगे उससे, या बेहतर घर लेंगे, या कोई और घर लेंगे उसी कीमत का। उसे आप इन्वेस्टमेंट की तरह मत देखिए। अगर आपने सेकंड घर खरीदा या ज़मीन खरीदी, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। तो रियल एस्टेट को ना लोग उस लेंस से देखते हैं कि जहाँ मैं रह रहा हूँ वो भी इन्वेस्टमेंट है, उसको आप कंजम्पशन समझिए। अब नाउ कमिंग बैक टू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट में या किसी भी एसेट क्लास में आपको वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जिस एसेट क्लास को आप अच्छे से समझते हैं, या फिर आपके पास में बहुत अच्छे रिलायबल एडवाइजर्स हैं। अगर हाँ जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि परिवार में 20 लोग हैं, लेकिन दो लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट करना अच्छे से जानते हैं। कई बार ना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम ना प्लॉट ले लेते हैं या फ्लैट ले लेते हैं कहीं, कुछ लोग। ऐसा क्यों होता है कि हर किसी इंसान के फ्लैट का, प्लॉट का रेट बढ़ता है, जो हमने लिया है उसी का नहीं बढ़ता है? इसको ना मैं थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव से भी मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ कि ये क्योंकि कोई छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बड़ा है। बिल्कुल। है ना, बहुत आप अपना दिल काट के जो है उसमें लगाते हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हमसे हुई होगी, वो मैं जानना चाह रही हूँ। ऐसा क्या 1-2-3 पॉइंट आप बताना चाहेंगे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो ये 2-3 पॉइंट आप ध्यान में रखिए, देन फिर जाइए। उस गड़बड़ को बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओके। फोमो होता है कि सपोज आपके जो समझदार लोग हैं ना परिवार के, उन्होंने बोला कि बेटा ज़मीन बहुत सस्ती मिल रही है, ले ले। हाँ। तो जो समझदार होंगे या जिनका एक्सपीरियंस होगा वो ले लेंगे, लेकिन जिनका एक्सपीरियंस नहीं है उनको लगेगा कि यार इतनी गिरे जा रही है, इतने साल से बड़ी नहीं है, क्यों लूँ। ये होता है अनअवेयर इन्वेस्टर या अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, जिसको ज़्यादा समझ नहीं है उस एसेट क्लास की। ये स्टॉक में भी होता है, गोल्ड में भी होता है, रियल एस्टेट में भी होता है, म्यूचुअल फंड में भी होता है। और ये फिर कहीं बाद में 4-5 साल बाद गलत टाइम पे करेगा। सपोज 4-5 साल तक स्टॉक मार्केट नहीं चली तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर अपने म्यूचुअल फंड और स्टॉक बेच देते हैं। बिल्कुल। जबकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो समय बेस्ट समय होता है, क्योंकि उस समय आपको वो चीज़ सस्ती मिल रही होती है। तो हम सस्ती चीज़ को, जो गिरती हुई चीज़ है या गिरी हुई चीज़ है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं।
हम उसकी इनहेरेंट वैल्यू को नहीं समझते। तो उस ज़मीन की शायद कुछ इनहेरेंट वैल्यू है, लेकिन हम कब खरीदते हैं? जो अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है वो तब खरीदेगा जब वो देखेगा उसके आसपास के सब खरीद रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो जैसे रियल एस्टेट साइकिल थी 2006 से 13 की, तो जो समझदार इन्वेस्टर थे उन्होंने 2006, 7, 8 में प्रॉपर्टी खरीदी और 12, 13, 14 में बेच दी। जो अनअवेयर इन्वेस्टर थे उन्होंने सबको पैसा कमाते हुए देखा, उन्होंने 12, 13, 14 में खरीदी और वो 19 तक पैसा उसका रेट बढ़ने का इंतजार करते रहे और फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्होंने 19 में सेम कीमत में मैंने भी बेची है 2013 में खरीद के 19 में बेची है, जितने में खरीदी थी उससे कम में बेची है। उससे कम में बेची है। तो क्योंकि हम गलत समय पे एंटर करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट से, फोमो जिसको कहते हैं, उससे एंटर करते हैं, इसीलिए हम पैसा खोते हैं। और ये गोल्ड के लिए भी ट्रू है, ये स्टॉक्स के लिए भी ट्रू है, ये रियल एस्टेट के लिए भी ट्रू है। लोग कहते हैं कि मैं जब स्टॉक खरीदता हूँ गिर जाता है, जब बेचता हूँ बढ़ जाता है। क्योंकि आपने स्टॉक के फंडामेंटल्स को स्टडी नहीं किया है, आपको नहीं पता कि वो क्यों चला था, जब चला तो क्यों चला, जब गिरा तो क्यों गिरा। तो और जिसको ये समझ होती है कि वो क्यों चल रहा है और क्यों गिर रहा है, वो उसको स्टडी करके बेटर एनालाइज करके उस समय पे लेते हैं जब उन्हें लगता है कि ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास या उससे नीचे चल रहा है, और वो तब बेचते हैं जब उन्हें लगता है अब इंट्रिंसिक वैल्यू के बहुत ऊपर आ गया है। लेकिन जो अनअवेयर इन्वेस्टर है, जब वो उसकी कीमत को डबल होते हुए देखता है ना, तो जो समझदार इन्वेस्टर है वो सोचता है यार इसकी फेयर, सपोज मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही है लेकिन उसकी फेयर वैल्यू ना शायद 150 के आसपास है। तो जो अनअवेयर इन्वेस्टर है, जिसको समझ नहीं है उस एसेट क्लास की, वो उसको देखेगा और बोलेगा यार क्या बकवास चीज़ है, 150 की होनी चाहिए, 100 में बिक रही है। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उसको पता है कि इसकी फेयर वैल्यू 150 है और ये शायद 150 पे आ जाएगा, तो वो उसको 100, 110, 120 में भी खरीद लेगा। लेकिन जैसे ही वो 150 आएगा ना, वो सोचेगा कि मैं इसको बेच दूं। लेकिन वो अगर मार्केट तेज़ी की है तो वो सोचेगा थोड़ा टाइम और देख लेते हैं, हो सकता है वो 200 चली जाए। जब 200 आएगा ना, तो जो अनअवेयर इन्वेस्टर है वो उसको खरीदने के लिए दौड़ेगा, क्योंकि उसने उसका रेट डबल होते हुए देख लिया है। लेकिन जो अवेयर इन्वेस्टर है उसको पता है कि 150 वाली चीज़ 200 में बिक रही है, वो 180, 190, 200 में बेच देगा। और जिसने 200 में खरीदी वो अगले 5 साल इंतजार करेगा उसका वापस 200 पे आने का, हो सकता है वो फिर 150 पे आ जाए। तो यहाँ पे माइंडसेट, अवेयरनेस और नॉलेज की बात है। ये बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि अवेयर और अनअवेयर जो इन्वेस्टर हैं, शायद कहीं ना कहीं यही हैं वो गलतियां जो हमसे होती हैं, और मुझे लगता है हर किसी इससे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हुई है, और तभी वो एक अच्छा इन्वेस्टर बनता है बाद में। तो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर रहा है जिसने इस तरह की गलतियां अलग अलग जगहों पे बहुत सारी की हैं, और अभी मान लीजिए वो अपने 50s में है या 60s में है, तो क्या अभी वो कर सकते हैं और क्या गलतियां उन्हें नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैं कुछ आपको थोड़े से कैवियाट्स देता हूँ। ऐसा बहुत कम होगा कि जो रियल एस्टेट को बहुत अच्छे से समझते हैं वो गोल्ड सिल्वर को भी समझें, और जो गोल्ड सिल्वर को बहुत अच्छे से समझते हैं वो रियल एस्टेट और स्टॉक्स को भी समझें, और जो स्टॉक्स को बहुत अच्छा समझते हैं वो रियल एस्टेट को भी बहुत अच्छा समझें। मतलब ये बहुत एक रेयर नॉलेज है और जो बहुत एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग और समझ के साथ आती है। तो परिवार के जो 2 लोग हैं जिनको किसी एक एसेट क्लास की बहुत समझ है, अगर वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा कमाएंगे। लेकिन कोई अनाड़ी बंदा है जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको समझ नहीं है, वो सेम एसेट क्लास में एंट्री करेगा, एग्जिट करेगा गलत टाइम पे और वो पैसा गवाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ टाइमिंग का भी खेल है। फंड मैनेजर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है उन एसेट क्लासेस का। जैसे कोई फंड मैनेजर है जिसका एक्सपर्टीज़ जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में है, तो वो इंटरेस्ट रेट साइकिल्स को ट्रैक करते हैं, जियोपॉलिटिक्स को ट्रैक करते हैं, ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स किस तरीके से इंटरेस्ट रेट साइकिल किधर जा रही है उसको 20 सालों से ट्रैक कर रहे हैं। तो वो आज की सिचुएशन को बता के एक सेंस बना सकते हैं कि अब साइकिल जो है वो राइजिंग है या फॉलिंग है। तो उस हिसाब से उन्हें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उनको किस तरफ पोजीशन करना है, लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स में जाना है, शॉर्ट डेटेड बॉन्ड्स में, ये मैं नहीं कर सकता, ये आप भी नहीं कर सकते, लेकिन वो फंड मैनेजर कर सकता है। तो अगर मुझे डेट फंड लेना है तो मैं खुद से बॉन्ड्स नहीं खरीदूंगा, मैं डेट फंड में किसी अच्छे फंड में डाल दूंगा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और फंड मैनेजर एक्सपीरियंस्ड है। ऐसा ही रियल एस्टेट के लिए भी है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा, मैंने ज़्यादातर देखा है जो एल्डरली लोग हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में सपोज़ कोई 50-55 साल का है, उन्होंने 10-20 ट्रांजैक्शंस करी हैं, उनको पता है वो कई बार पैसे गवा चुके हैं, उनको पता है कि उनके लॉसेस कहाँ हुए थे, प्रॉफिट्स कहाँ हुए थे। उन्हें ये समझ में है कि जब हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं ना, कहते हैं नहीं यार ये तो बढ़ेगा, लेकिन अगर वो आपको कह रहे होंगे ना कि यार मेरे को ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, आप देखिएगा कि ज़्यादातर उनका जो
सजेशन है वो सही निकलेगा। क्यों? ऐसा मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि मेरे परिवार के जो बड़े लोग हैं उन्होंने जब मेरे को बताया कि इस चीज़ में मेरे को इन्वेस्टमेंट उतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आके कर दी और वो इन्वेस्टमेंट्स उतनी अच्छी नहीं करी, बिकॉज उन्होंने वो रिपीट होते हुए साइकिल्स रिपीट होती हैं, चीज़ें ऊपर भी जाती हैं, फिर सस्ती भी होती हैं, फिर महंगी होती हैं, और ये नियम है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि 2 करोड़ वाली प्रॉपर्टी जो है वो फिर से 50 लाख की हो जाएगी, लेकिन अगर वो 20% करेक्ट होती है, ये उसका नेचर है, तो वो 20% होगी। तो वो उन्होंने अप साइकिल डाउन साइकिल इतने देखे हैं कि उन्हें तजुर्बा है, वो अपने तजुर्बे से बोल रहे हैं, वो तुक्का नहीं लगा रहे हैं। तो अगर हम उनके एक्सपीरियंस को, उनकी एक्यूमुलेटेड नॉलेज को यूज़ करें तो हम बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। इसीलिए हमें एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी चाहिए। अगर आप रियल एस्टेट कर रहे हैं तो किसी अच्छे रियल एस्टेट एडवाइजर के थ्रू करिए, तो आपको फ़ायदा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। श्योर तो कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। हाँ बिल्कुल, और मतलब इतना डरना भी नहीं चाहिए, गलतियाँ हो गई हैं तो ठीक है। गोल्ड सिल्वर का भी ऐसा ही है। हाँ। तो गोल्ड सिल्वर भी अगर आपने फोमो में लिया तो आपके लॉस होने के चांसेस हैं, बट फिर अगेन टाइमिंग की बात है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो सोचते हैं कि मेरे को 10 साल के लिए गोल्ड खरीदना है, तो आपका रिस्क बहुत कम है, लेकिन आपको 6 महीने बाद अपने बच्चे के कॉलेज की फीस जमा करनी है और आपने वो सारा पैसा गोल्ड में डाल दिया, और बाय चांस वो 6 महीने में ही गोल्ड परफॉर्म नहीं किया, या हो सकता है उसने थोड़े नेगेटिव रिटर्न दे दिए, तो दिक्कत है। तो आपका जो मनी है, उस मनी का क्या एंड यूज़ है और वो कितने समय के बाद आने वाला है, उस पे डिसाइड किया जाता है कि किस इंस्ट्रूमेंट में इस पैसे को डालना चाहिए। तो ऐसे पैसे को मैं भी रेकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि इसको फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो वही वाली बात होगी कि डरना नहीं चाहिए, अपने जो तजुर्बे हैं उनसे। हाँ जी। एक वो शेर है ना कि एक्सपीरियंस लोगों की मदद लेनी। हाँ, क्यों एक्सपीरियंस लोगों की मदद लेके और आगे बढ़े, और उस चीज़ से डरे ना कि अबे हमारा तो हो गया, यहाँ तो हम डूब गए थे। डरने से अच्छा है समझें, हाँ, मेहनत करें, कोशिश करें, अवेयर होना बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं ना कि क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो इन तजुर्बों से आगे बढ़ना बिल्कुल अच्छी है। एक मैं अभी कहीं कुछ पढ़ रही थी, कोई रील पे ही देखा था कि इंडिया में जो औरतें हैं उनके पास बहुत ज़्यादा सोना है, मतलब वर्ल्ड के कुछ एक अमाउंट भी उन्होंने वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सोना इंडिया में, सबसे ज़्यादा सोना डोमेस्टिकली जो सेव्ड है। हाँ जी। तो औरतें पसंद भी करती हैं और ज्वेलरी खरीदती भी हैं। तो सोने का इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी में कितना सही है? अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, हालांकि औरतें उस हिसाब से तो नहीं खरीदती हैं, फर्स्ट थॉट तो ज्वेलरी का ही होता है, एंड सेकंड ये कि चलो ठीक है। तो ज्वेलरी खरीदना अच्छा है कि बिस्किट खरीदना अच्छा है? देखिए, मैं एक आपको थोड़ा सा इसका पर्सपेक्टिव हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देता हूँ। हमारा देश जो है प्रीडोमिनेंटली उतना अबंडेंट नहीं रहा है अपने शुरुआती समय से। मतलब मेरी जो उम्र है, तजुर्बा है, उसके हिसाब से अगर मैं पिछले 30-40 साल देखूं, तो पहले जो घर की औरतें होती थीं जो ज्वेलरी को बहुत पसंद करती थीं, उनके पास में स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सब एवेन्यूज नहीं थे। हाँ। उनके अपने बैंक अकाउंट भी कईयों के नहीं होते थे। जो वर्किंग वुमेन नहीं थी, उनके पास शायद बैंक अकाउंट्स भी नहीं थे। तो उनके पास फिक्स डिपॉजिट का भी मतलब जरिया नहीं था। तो उनके लिए गोल्ड वॉज एन एक्सीलेंट वे ऑफ सेविंग। तो वो सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इंटरनेशनली, क्योंकि उसकी सप्लाई कम है, जैसे मैंने आपको बताया ना, गोल्ड हर साल कुछ गोल्ड की माइनिंग होती है, उस माइनिंग करने में कुछ खर्चा होता है। तो उस खर्चे की वजह से उस गोल्ड की जब कीमत कम होती है, तो जो लोग उसको ज़मीन से निकालते हैं वो निकालना कम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो प्रॉफिट करना है। जब गोल्ड की कीमत बढ़ती है तब वो उसको निकालना शुरू करते हैं। तो जब कीमत कम होती है तो माइनिंग कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। जब सप्लाई कम होती है तो फिर डिमांड बढ़ती है, तो फिर वो निकालना शुरू करते हैं। फिर जब कीमत ऊपर जाती है तो गोल्ड धीरे धीरे अपनी वैल्यू को रिटेन करता है। तो इसीलिए हम लॉन्ग टर्म अगर गोल्ड का इंडियन रुपी में देखेंगे तो 12% के आसपास का लॉन्गर टर्म रेट ऑफ रिटर्न रहा है, जो कि बहुत अच्छा मेरे हिसाब से एक रिटर्न है। तो गोल्ड नो डाउट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है। तो वन ऑफ योर एसेट क्लासेस शुड बी गोल्ड, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल के आपको कितना परसेंट एलोकेट करना है। उसके लिए आपको किसी एडवाइज़र से एक बार डिस्कस करना होगा अपने फाइनेंसेस को। ये वन साइज़ फिट ऑल नहीं है। हो सकता है आपके लिए वो नंबर 5% हो, किसी के लिए वो 30% हो, किसी के लिए वो और भी कम हो या किसी के लिए और भी ज़्यादा हो। तो वो डिपेंड करता है। बट गोल्ड इज़ अ वेरी गुड एसेट क्लास। और जो लोग ज्वेलरी खरीदते हैं उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ज्वेलरी में
हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि कई बार आपको जो उसकी प्योरिटी बताई जाती है कई बार उसमें गलती होती है, कम निकलती है प्योरिटी। अब तो खैर ब्रांडेड चेन्स आ गए हैं, तो हॉलमार्क आ गया है, तो उस पर रेगुलेशन बेटर हो गए हैं, अभी भी खरीदी जा सकती है। लेकिन आप ये सोच के खरीदिए कि अगर आप 1 लाख की ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो उसमें शायद 70,000 रुपये का सोना है, तो आप 30% उसमें मार्कअप दे रहे हैं, वो डिसएडवांटेज है। हाँ, अगर आप गोल्ड को कॉइन फॉर्म में या बुलियन जो बिस्किट आते हैं उस फॉर्म में ले रहे हैं तो उसमें 2-3% का मार्कअप होता है जो उसकी कॉस्ट होती है, प्लस उस पर 3%। अच्छा, उसमें भी होता है? उसमें भी होता है क्योंकि उसकी भी मेकिंग चार्जेस होते हैं, प्लस उसमें 3% GST होता है जो कि आपकी ज्वेलरी में भी होता है। गोल्ड को हमेशा लीगल चैनल से लेना चाहिए, एक ऑथराइज्ड सेलर से लेना चाहिए, किसी जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैं उन्हीं से लेना चाहिए, किसी भी कैश से ब्लैक मार्केट से नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी होने के चांसेस होते हैं, प्लस वो लीगली अलाउड नहीं है, तो वो बिल्कुल ही गलत तरीका है उसको लेने का। गोल्ड को लेने के 1-2 तरीके और भी हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू लिया जा सकता है, ETF के थ्रू लिया जा सकता है। हाँ, और एक गवर्नमेंट की सोवन गोल्ड बॉन्ड स्कीम थी जिसमें अब नया इशू तो नहीं आ रहा है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में भी लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी अवेयरनेस, उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया अपने चैनल पे, तो अगर कोई एडवांस लेवल की उसकी नॉलेज चाहता है तो हमारा वीडियो देख सकते हैं उस पे, सोवन गोल्ड बॉन्ड। जी, तो हम अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं कि आम आदमी फाइनेंस नाम से यूट्यूब चैनल है रोहित जी का, जिसमें आप बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी देख सकते हैं। लेकिन इस सेगमेंट का आखिरी सवाल, मैं गाने से शुरू हुआ था तो गाने से ही ख़त्म हो रहा है, पता नहीं अपने आप ही मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत पहले मनोज कुमार जी का एक गाना था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो अगर अभी हम एक प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, धरती में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या ये सही समय है? मैं फिर घूम के उसी बात पे आऊँगा कि क्या आप उस एसेट क्लास को अच्छे से समझते हैं। अगर समझते हैं तो आपके पास इस सवाल का जवाब खुद से होगा कि सही समय है। देखिए, अगर आप किसी एसेट क्लास को समझते हैं इसका मतलब आपने एक्सपीरियंस किया है, आपको पता है कि ये सही मौका है। अगर सपोज कोई सुनार है, उसको पता है कि आज सोना खरीदना चाहिए या 1-2 दिन रुकना चाहिए, क्योंकि वो उस मार्केट को बहुत सालों से ट्रैक कर रहा है। तो आप कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं, हर एक एसेट क्लास के ना कुछ ऐसे सेंस होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा है जो प्रॉपर्टीज़ में ही डील करता है, तो वो टच में रहता है, उसको पता रहता है कि कहाँ से नई रोड्स बन रही हैं, कहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मेट्रो कहाँ की अप्रूव हो गई, क्योंकि वो सारा दिन वही कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है उसको। वो सुबह से शाम तक अखबारें खंगालेगा कि कौन सा मेट्रो का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ, कौन से अथॉरिटी ने कौन से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आ रहा है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है या फ्लाईओवर आ रहा है। इन सब चीज़ों से ज़मीन की कीमत पे फ़र्क पड़ता है। तो जो अवेयर इन्वेस्टर है वो इस डेटा के इनपुट्स को लेके ये डिसाइड करेगा कि यहाँ सपोज स्टेडियम बनने वाला है, तो फिर वो डिसाइड करेगा, तो उसको खुद से पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कुल मिल आपसे बातें करके मुझे ऐसा लगा है कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते भी हैं आजकल, जो तुक्के नहीं लगाने चाहिए, तुक्के नहीं, और सो कोल्ड जो आजकल बहुत सारे इन्वेस्टर्स हो गए हैं इन एप्स के जरिए भी, और मेरे जैसे भी उनमें से हैं, तो ऐसे ही नहीं करना चाहिए। उस जिस भी चीज़ पे आप जा रहे हो थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। हाँ जी, बहुत सारे फैक्टर्स, सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं रखनी चाहिए, लोगों को अपने लिए काम पे रखना चाहिए। हाँ जी, जिन लोगों एक्चुअल में जो सर्विसेज दे रहे हैं, जिन लोगों को उस चीज़ की समझ है और जो उन फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, जो फैक्टर्स उस इन्वेस्टमेंट को अच्छा या बुरा बनाते हैं। हाँ, वो ही जो आपने वो बोला था कि अवेयर जानकारी ज़रूरी है। तो कोई भी एसेट क्लास हो, जानकारी ज़रूरी है। तो दोस्तों, जानकारी बहुत ज़रूरी है, यही कोशिश हम कर रहे हैं कि जानकारी आपको दी जाए फाइनेंसेस के लिए, कि आप अपने फाइनेंसेस को, अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को सही जगह पर लगाएं और सही समय पर लगाएं। इसका एक और सेगमेंट हमारा बचा हुआ है जिसमें हम बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं जो आपके दिमाग में हमेशा घूमती रहती है कि कैसे, कहाँ लगा देना चाहिए और कहाँ कितना कितना पैसा लगाना चाहिए, और भी ऐसी बहुत सारे सवाल। उनके लिए हमारा जो है तीसरा, जो इस पॉडकास्ट का हमारा लास्ट है और तीसरा सेगमेंट है, वो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले नेक्स्ट एपिसोड का भी। थैंक यू रोहित जी। ये देखिए, आपको अपने हर वीडियो में बोलना है कि बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे जो व्यूअर्स हैं वो जुड़े रहें, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये होता है किसी यूट्यूबर को बुलाने का फायदा कि आज मुझे पता चला कि ये बातें तजुर्बा क्योंकि मुझे
मुझे ऐसा लगता था कि मुझे शर्म आती थी ये कहने में कि नहीं सब्सक्राइब आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो आपका हक है कि आप ये अपील कीजिए कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, आपका कुछ नहीं जा रहा और हमारा नहीं आ रहा तो मत कीजिए। आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए। बहुत शुक्रिया। तो ये अपील जो है दोनों ही चैनल के लिए होगी। रोहित जी का जो कार ब्लॉग इंडिया है उसको सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे हैं। उससे पहले आप आम आदमी फाइनेंसिस पे जाइए और फाइनेंसिस के लिए जो भी आपकी क्वेरीज हैं वहाँ पर आप पूछ भी सकते हैं और वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में। थैंक यू रोहित जी।